सुल्तान ने मेरी बात सुन। औरतों के चौंचलों में ना रहना। मैं तुझे 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार देखना चाहता हूँ। अगर हमने देर कर दी तो याद रख, ये वक्त फिर हाथ ना आएगा। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है चाचा? जो कुछ मैं कहता हूँ वो कर और जल्दी तैयार हो जा। फिर वो मलकानी से मुखातब हुआ, कर्मा वाली लड़की को जल्दी खारे से उतार दे। हम दोपहर से पहले चक से अला पहुंच जाना चाहते हैं। अगर तूने शगनों में देर कर दी तो काम बिगड़ जाएगा। अभी मलकानी तो सुल्ताने को लेकर हवेली के अंदर चली गई और मलक गुलाम रसूल से, जो अभी अभी लोगों को सद्दा देकर आया था, काना फूसियों में मसरूफ़ हो गया। मैं नहीं जानता था उसने क्या कहा, लेकिन एक लम्हे के लिए गुलाम रसूल के चेहरे का रंग उतर गया और मुझे उसकी आंखों से खौफ झांकता नजर आया। फिर वो डेरे के हुजरे की तरफ चला गया। अब मलक मेरे पास आया। उसके माथे पर फिक्र की लकीरें थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो बहुत खोया खोया डूबा सा दिखाई देता था, मगर इसके बाजू की हर हरकत से बेचैनी इजहार कर रही थी। मलक कलक जवाया में ख़ास गुण ये था, वो अपनी परेशानी दूसरों पर ज़ाहिर न होने देता, लेकिन ऐसी हालत में वो बार बार हाथों को झटकता था। इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया कोई न कोई बात इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होने वाली है। आखिर पूछ ही लिया, मलक जी क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? उसने हैरत से मुझे देखा और फिर हंस के बोला, रघुपुत्र, तेरे वहम का कोई इलाज नहीं। तेरे और सुल्तान पुत्र के होते भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? अच्छा, वो हकीम नंद लाल सुबह ही सुबह क्यों आया था? अब कोई मेरा बेली मुझसे मिलने भी ना आए। मलक जी, तुम रघु की आंखों को धोखा नहीं दे सकते। क्या देखा है तेरी आंखों ने? बहुत कुछ देखा है। मेरे ख्याल है हकीम नंद यूं ही नहीं आया था। बे यूं ही कौन आता है? फिर वो एक तरफ देखने लगा। उसने बड़ी बेचैनी के साथ अपना दाया बाजू 2-3 बार झटक दिया और मेरे जहन पर जैसे हथौड़े की जड़ पड़ी। मलक कोई बात मुझसे छुपा रहा था। इसी असना में डेरे के लोग आना शुरू हो गए। वो बिल्कुल तैयार होकर निकले थे। हवेली के अंदर सुल्ताने को नहलाया और खारे से उतारा जा रहा था। औरतों के पुरसोस गीत की मुतरन्नम आवाज़ें हम सुन रहे थे। इस गीत की मिली जुली लय मेरे दिल के वीराने में वाव रोले की तरह चक्कर काटने लगी। कितना दर्द और असर था इस गीत में, लेकिन मलक को गाना अच्छा न लग रहा था। उसने बड़े उचाट से लहजे में कहा, मालूम नहीं इन औरतों को शादी ब्याह पर गाने और ढोलक बजाने का इतना शौक क्यों होता है। अब्दुल उन्हें आवाज़ दे, अब लड़के की खुलासी करें, धूप चढ़ी आती है। अंदर शायद अब सेराबंदी की रस्म अदा हो रही थी, क्योंकि गीत बदल गया था। अहाते में घोड़ियों की तादाद बढ़ती चली गई। देखते ही देखते 30-40 तक पहुंच गई, एक से एक बढ़कर। लेकिन लाडो की शान ही निराली थी। दूध जैसा सफ़ेद रंग, भरा हुआ सुडौल जिस्म और सबसे ऊंचा कद काठ। बस देख के भूख उतरती थी। मलक ने इस पर नज़र डाली और कहा, रघु, लाडो आज भी सुल्ताने के पास रहेगी तो इसकी मुश्की घोड़ी ले ले, वो भी नीरी बिजली है। यह बात कुछ गलत न थी। पहली ही रात जब मैं डेरे से लाडो को ले उड़ा था, मैंने सुल्ताने की मुश्की घोड़ी के दमखम देख लिए थे। दूसरी घोड़ियां तो बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन मुश्की लाडो के कदम व कदम आई थी। मैंने अभी तक ये नहीं बताया, लाडो मुझे देने के बाद मलक ने सुर्ख रंग की एक घोड़ी को सुधारना शुरू कर दिया था। उसे जानवर का शौक ही नहीं, प्यार था। वो उसे अपनी औलाद की तरह पालता और दिल लगा कर टहल सेवा करता था। यूं तो कामे और दूसरे लोग भी नई घोड़ी की बहुत देखभाल करते, लेकिन मलक इसके आगे पीछे फिरता और आते जाते इसकी गर्दन या पीठ थपथपाता और कहा करता, रानी तैयार हो जा। मलक ने इसका नाम रानी रखा था। दूसरी घोड़ियों के दरमियान वो वाकई रानी नजर आती थी, लेकिन लाडो के सामने उसका रूप भी मानद पड़ जाता। लाडो तो महारानी थी। मलक के इशारे पर अब्दुल रानी और मुश्की को हमारे पास ले आया। इन पर काठियाँ डाली जा चुकी थीं। मैंने आगे बढ़कर मुश्की की लगाम थाम ली और मलक की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, रघु सवार हो जा
बस अब सुल्ताना भी आने वाला है। अब्दुल, तू लाडो को हवेली के दरवाजे पर ले जाओ। फिर उसने भी रकाब पाँव में रखा और रानी की लगाम इस तरह खींची कि वो अपने पिछले पाँव पर अलफ हो गई। इसकी हिनहाट की आवाज़ घंटियों की मानद गूंजी और मलक इसकी गर्दन को थपथपा कर बोला, रानी, आज तुझे भी देख लूँगा। मलक के सवार होते ही सब लोग अपने अपने जानवर की पीठ पर नजर आए। गुलाम रसूल वो तमाम ज़रूरी सामान जो जंज के हमरा जा रहा था एक घोड़े पर लाद कर वापस आ गया। उसने इशारों में मलक से कुछ कहा, फिर अहाते में जाकर अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और जंज में शामिल हो गया। अब्दुल लाडो की लगाम थामे, जिसकी काठी पर रंग बिरंग के फूलों की सुर्ख फुलकारी डाल दी गई थी, हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। अचानक औरतों में गिरा हुआ सुल्ताना ब्याह का जोड़ा पहने और सर पर सेहरा बांधे दरवाजे पर नमूदार हुआ। औरतों के गीत की लय फजा में बुलंद होने लगी। अब्दुल ने घोड़ी दरवाजे के साथ लगा दी और जब सुल्ताने ने रकाब में पाँव रखा तो तमाम औरतों ने मिलकर लय एक साथ उठाई। लड़कियों ने आगे बढ़कर लाडो की लगाम पकड़ ली। वाग फड़ाई का गीत सुबह की फजा में तैरता फिर रहा था। मलकानी खुद घोड़ी के साथ लगी फिरती और सुल्ताने की बुलाएं ले रही थी। यह देखकर मलक ने रानी को एड़ी लगाई और दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने अपनी डब से नोटों की एक दत्थी निकाल कर मलकानी की तरफ बढ़ाई और बोला, कर्मा वाली, ये वाग फड़ाई के रुपए लड़कियों में बांट दे और अब सुल्ताने को रुखसत कर। सुल्ताने ने घोड़ी की बाग मोड़ी तो बूढ़ी औरतों की आवाज़ बुलंद हुई, पुत्र रब राखा, साईं राखा, खैर न जाओ तो खैर न लाओ। मैंने औरतों के इस हजूम में मलकानी को भी देखा। उसकी बूढ़ी पलकों पर इस वक्त भी खुशी के आंसू कांप रहे थे। उसने आगे बढ़कर सुल्ताने की पुश्त थपथपाई और सिर्फ इतना कहा, रब साईं, मौला साईं, तेरे काम करे पुत्र। फिर औरतों के गाने की मिली जुली आवाज़ों में जंज रवाना हुई। सूरज इस वक्त सवा नेज़े पर बुलंद हो चुका था। इसकी पहली किरणें खेतों की छाती पर अंगड़ाइयाँ ले रही थीं। ठीक उसी वक्त जंग से सियालों की जंज रवाना हुई थी, जिसके हमरा 3 बंदूकें और 96 बर्छियाँ थीं, मगर मलकों की जंज में लाड़े समेत कुल 42 आदमी थे। वो घोड़ा जिस पर ब्याह का ज़रूरी सामान लदा था, गुलाम रसूल, अब्दर और दीन खान की निगरानी में पीछे पीछे चला आता था। नत्था नाई, करम दीन बरवाला और लैना ईसाई भी इनके साथ थे। सामान में सिर्फ 2 ट्रंक थे, जिनमें शगन के कपड़े वगैरह थे। एक बोरी और छुआरों महानों का एक तोड़ा था। उसके नीचे दोनों तरफ बोरी के टाट में लिपटे हुए लंबे लंबे 2 नग और थे। मैं नहीं जानता था उनमें क्या चीज़ बांधी गई थी। जेवरात का बक्स मलक ने पहले मेरे हवाले किया, फिर मुझसे लेकर मलक रांझे को दे दिया। मलक रांझा भी एक गभरू जवान और बहादुर आदमी था। मैंने मलक की तरफ देखा तो उसने अपनी घोड़ी मेरे करीब कर दी और आहिस्ता सा बोला, पुत्र, तू जेवर की हिफाजत करेगा या अपने यार सुल्ताने की? अच्छा, ये बात है रघु, मैंने सुना है सियाल भी जंज लेकर आएंगे। हकीम नंदलाल यही खबर लेकर आया था, पर अपनी डोर तो मौला साई के हाथ में है। मलक जी, तुमने ये बात डेरे पर क्यों न बताई? डेरे पर तू क्या करता? अब मेरी एक नसीहत सुन ले, सुल्ताने के साथ रहना और इसकी हिफाजत करना। रघु, मैंने अपना पुत्र अल्लाह के बाद तेरे हवाले किया है। आज मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे जिस्म के अंदर खून लावे की तरह खौलने लगा। मलक कह रहा था, मैंने हकीम नंद लाल को चौधरी सिकंदर की तरफ भेज दिया है ताकि वो खबरदार हो जाए। फिर मलक कुछ सोच कर कहने लगा, रघु, मैं लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। जमाल ने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की है। उसकी बर्बादी का ज़िम्मेदार मैं या कोई दूसरा नहीं। अगर वो हमें रोकने आया तो आज मैं रुकूंगा नहीं। चक सियाला सिर्फ 8-9 मील दूर रह गया था। मलक अल्लाह जवाया ने दाएं हाथ को फिर एक झटका दिया और बोला, रघु, जा सुल्ताने के साथ रह और उसे भी खबरदार कर दे। आज मैं तुम दोनों की बहादुरी भी देख लूँगा। मैंने मलक से कुछ पूछना चाहा, लेकिन फिर चुपचाप घोड़ी को एड़ लगाकर सुल्ताने के करीब जा पहुंचा। मेरे जिस्म में चिमटियाँ सी रेंग रही थीं।
अपनी हिफाजत के लिए मेरे पास एक छोटी सी कृपान और 32 बोर के रिवाल्वर के सिवा कुछ न था। सुल्ताना मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। शुक्र है तुम्हें मेरा भी ख्याल आया। डेरे से निकलते ही घोड़ियों की रफ्तार तेज कर दी गई थी। मलक बारी बारी बाज आदमियों के साथ चलता और उन्हें आने वाले खतरे से आगाह कर रहा था। यह बात मेरी समझ में न आ सकी कि उसने एक ही मर्तबा सब लोगों को क्यों न बता दिया कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। जब हकीम नंद लाल ने उसे सुबह ही सुबह चौधरी आजाद के इरादों से आगाह कर दिया था तो उसे पूरी तैयारी करके डेरे से निकलना चाहिए था। लेकिन मलक की बातें मलक ही जाने। तजब तो इस पर था कि किसी जांजी के हाथ में दिखावे का भी हथियार नहीं था। बस एक ही बात पर जोर दे रहा था, घोड़ियों की रफ्तार तेज रखो। बाहर की घोड़ियां तो बिजली होती हैं। हम दोपहर से पहले ही चक सियाला के बेले में पहुंच गए। सरकड़े, पिलछी और करीर की बड़ी बड़ी झाड़ियों का ये छोटा सा जंगल गांव से 1-1.5 मील के फासले पर था। मलक ने जंज को यहीं ठहरने का इशारा किया और सब लोग घोड़ियों से उतर आए। फिर उसने गुलाम रसूल से कहा वो सामान ले आए। उसने घोड़ियों पर लदे हुए लंबे लंबे नग उतार कर ज़मीन पर रख दिए। जब उन्हें खोला तो बर्छियों और छवियों की चमक से मेरी आंखें खैरा हो गईं। हथियार तकसीम कर दिए गए। फिर उसने गिनती के 15 आदमी साथ लिए और बाकी सब को इसी बेले में छोड़कर गांव की तरफ बढ़ा। 27 आदमी बेले में छोड़ दिए गए। मलक रांझे को भी वहीं छोड़ा गया। जेवरात का बक्स अब मलक जवाया ने खुद संभाल लिया था। 15 घोड़ियां बिजलियों की तरह कौंधती हुई चक सियालों की तरफ बढ़ने लगी। सियालों की जंज अभी तक न पहुंची थी। चौधरी सिकंदर गांव के लोगों और बरादरी को लिए बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहा था। बाद में मुझे मालूम हुआ मलक अल्लाह जवाया ने हकीम नंद लाल के हाथ उसे यह संदेश भेजा था कि तुम डोला तैयार रखो, मैं सियालों की जंज आने से पहले ही पहुंच जाऊंगा और लड़की को लेकर चल दूंगा। जब चौधरी सिकंदर को सिर्फ 15 घोड़ियां नजर आईं तो इतनी थोड़ी जंज देखकर वो हैरानो शशदर रह गया। अगर सियाल अपनी जंज लेकर आ गए तो क्या ये 15 आदमी डोले की हिफाजत कर सकेंगे? उसने मलक से मिलते ही पूछा। अल्लाह जवाया क्या अपने आदमियों को डेरे पर छोड़ आया है? मलक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चौधरी सिकंदर के साथ हवेली में दाखिल हुआ। यह हवेली जिसमें जंज को ठहराने का बंदोबस्त किया गया था 3-4 कनाल में फैली और इसकी शुमाली दीवार चौधरी सिकंदर के चौबारे की दीवार से मिली हुई थी, जिसकी दूसरी मंजिल की एक खिड़की हवेली में खुलती थी।